Hello, dear students. Welcome to this amazing session and UPSC Prelims 2024. So, after 2 days, we are going to have this exam और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करे हैं इस चीज़ को मेहनत करी आप सभी लोगों ने कंटिन्यूसली सब लोगों के मैं टच में था सबके कांटेक्ट में था एज एंड व्हेन जब भी मेरी कैपेसिटी रही है पोटेंशियल रहा है मतलब टाइम अवेलेबिलिटी रही है तो मैंने आपके डाउट्स वगैरह जितने भी पॉसिबल हुए कोशिश करें उनको रिजॉल्व करने के लिए सो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि सर कुछ एक्सप्रेस रिवीजन कोई ऐसा सुपर फास्ट रिवीजन कुछ हो जो सर लास्ट मोमेंट पे काम कर दे तो ठीक है उसी को मैं ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक रिवीजन सीरीज प्लान की है सो दिस इज द सीरीज फॉर जियोमॉर्फोलॉजी ये जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन है कोशिश करेंगे हर सेक्शन को 15-20 मिनट्स में बाइंड अप करने के लिए इसमें हम डिटेलिंग्स में नहीं जाएंगे बिल्कुल भी ठीक है सो यहाँ पे हम क्या क्या चीजें कवर कर रहे हैं तो टॉपिक्स की बात करेंगे तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल देर आर सर्टेन टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा फिर हम कह रहे हैं ना हमेशा से इंपॉर्टेंट रहेंगे जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल ओरिजिन ऑफ अर्थ देन रॉक्स वेदरिंग इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स मिल जाएंगे जैसे प्लेट टेक्टोनिक का हो गया ठीक है प्लेट टेक्टोनिक में जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक अर्थक्वेक आया था आपके ताइवान के रीजन में तो वो न्यूज में आ रही थी चीजें तो ऐसे टॉपिक्स को हमें बेसिकली बहुत जल्दी से कवर करनी है चीजों सो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ सो which among the following statement is are true about evolution of lithosphere? So due to gradual increase in density, the temperature inside Earth has increased and the material inside started getting separated depending on the densities. Then this allowed heavier material to move towards the surface and the lighter one to sink towards the center of the Earth. Well, ये दो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे देखो हो गया मैं फिर से बात करूँ तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का हमारा एजेंडा नहीं है एजेंडा बेसिकली ये है कि ये क्वेश्चन है हमने देखा कि इस पर लिथोस्फीयर का क्वेश्चन आया हुआ है अब यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन ए अब ऑप्शन ए यानी वन ओनली करेक्ट है दिस हैवियर दिस अलाउड हैवियर मटेरियल टू मूव टुवर्ड्स द सरफेस एंड द लाइटर वन टू सिंक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ देखो अर्थ इवॉल्व हुई थी तो इनिशियली इट वाज अ हॉट नेबुला ऑफ डस्ट एंड गैसेस ग्रेजुअली क्या हुआ हीट बहुत ज्यादा हुई और इस हीट से क्या हुआ पूरा अर्थ मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई इसी प्रोसेस में डिफरेंशिएशन होता है जिसमें जो है जो हैवियर मेटल्स थे जो हैवी डेंसिटी वाले मेटल्स थे वो सेंटर पे जो है शिफ्ट हो गए और जो लाइटर मटेरियल था वो अर्थ की आउटर सरफेस पे आ गया तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो सेकंड स्टेटमेंट है कि दिस अलाउड हैवियर मटेरियल टू मूव टुवर्ड्स द सरफेस एंड द लाइटर वन टू द सिंक एक्चुअली उल्टा लिख दिया है तो आंसर इसका इसलिए जो है ऑप्शन ए हो गया दैट इज द फर्स्ट वन इज करेक्ट सो बेसिकली ओरिजिन ऑफ अर्थ में बेसिकली आपको कुछ थ्योरीज भी याद रखनी है जैसे बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं तो ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बेसिकली तो बिग बैंग थ्योरी कॉस्मिक रेज का बिहेवियर इन सब चीजों को एक बार जरा अच्छे से रिवाइज करना ओरिजिन ऑफ अर्थ में डिफरेंशिएशन का प्रोसेस देन डीगैसिफिकेशन याद होगा कि जब अर्थ की कूलिंग स्टार्ट होती है अर्थ की कूलिंग स्टार्ट होती है बहुत ज्यादा गैसेज रिलीज होती है अर्थ में से और ये गैसेज जो है हमारे आप जो है एटमॉस्फेयर को बनाती है इस एटमॉस्फेयर में प्राइमरली वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है और यही वाटर वेपर्स जो है जब कंडेंस होकर क्लाउड बना के रेनफॉल कर रहे थे तो इससे क्या हुआ बहुत हैवी रेनफॉल हुई जिससे हमारे अर्थ में ओशियंस इवॉल्व हुए हमारे अर्थ के अर्ली एटमॉस्फेयर में जो है बेसिकली ऑक्सीजन एज अ फ्री मॉलिक्यूल वाज नॉट अवेलेबल ये चीज के लिए ध्यान रखना ऑक्सीजन कब अवेलेबल हुई है ऑक्सीजन एज अ फ्री मॉलिक्यूल गॉट अवेलेबल once the oceans have been evolved और oceans में आते हैं हमारे साइनोबैक्टीरियाज एंड these साइनोबैक्टीरियाज they started the photosynthesis process जिसमें बाय प्रोडक्ट निकला हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो आगे बढ़ते हैं ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का क्वेश्चन परमियन प्री कैम्ब्रियन सेनोजोइक मेसोजोइक अब ये क्रोनोलॉजी पूछ लेगा क्रोनोलॉजी पूछेगा तो क्रोनोलॉजी में बेसिकली इसका तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि जहां पर आप देख रहे हैं कि सेनोजोइक मेसोजोइक देन पैलियोजोइक ऐसे करते करते जो है ये पूरा का पूरा मतलब ये नीचे से ऊपर स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर बेसिकली हाइडीन पीरियड हो गया बेसिकली इस पूरे पीरियड को हाइडीन आर्कियन प्रोटोजोइक को कलेक्टिवली कैम्ब्रियन बोल देते हैं फिर आता है पेलियोजोइक जिसका पहला पार्ट है कैम्ब्रियन का एंड दिस इज ऑल तो बेसिकली अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सी है ठीक है 2 1 4 3 अब क्वेश्चन दिखाने का यहाँ पर नहीं है पर्पज ये है कि क्वेश्चन के थ्रू जो है हम जब टॉपिक को टच करते चलेंगे देखो बेसिकली जियोलॉजिकल टाइम स्केल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे इस प्रीलिम्स वाले पार्ट में एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पर्टिकुलरली आपको ध्यान रखना है एंथ्रोपोसीन एंथ्रोपोसीन इज द लेटेस्ट टाइम पीरियड व्हिच हैज बीन एडेड इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड दिस एंथ्रोपोसीन टाइम पीरियड जो है बेसिकली ये डिनोट करता है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ह्यूमंस है उन्होंने किस लेवल पे हमारे एटमॉस्फेयर को हमारे अर्थ के सिस्टम को एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही है सो दिस इज द टाइम पीरियड व्हिच हैज बीन डोमिनेटेड बाय एंथ्रोपोसीन इसी टाइम में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में
there have been several phases of mass extinction. तो several phases of mass extinction में जैसे आपको देखेगा Permian period में there was mass extinction, then इसके बाद Cretaceous period में there was mass extinction जब डायनासोर्स खत्म हो गए थे। तो अभी तक हमारी अर्थ में 5 mass extinction हो चुके हैं, and right now we are into the phase of 6th mass extinction. 6th mass extinction basically humans की वजह से ही हो रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत ही फास्टर रेट पे एबनॉर्मली क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेटेस्ट एग्जांपल आपके सामने हीट वेव्स का है, जिसमें हीट वेव्स हमने देखा है कि अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस प्लस या उससे भी ज्यादा टेम्परेचर कई इंडिया के कई प्लेसेस में टच हुआ है, एंड वर्ल्ड के भी कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। वेल, सो बेसिकली दिस वाज द डिस्कशन रिलेटेड टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में एक चीज और याद रखना है, वो है हमारी बेसिकली द आइस एज। तो आइस एज में जैसे आप देखोगे यहाँ पर, यस, आइस एज में जैसे आप देखोगे तो आइस एज में क्या होता है बेसिकली, देयर वर सम थिंग्स जो मैंने क्लास में डिस्कस किया था। तो आइस एज हमारी जो आई थी प्लेस्टोसीन पीरियड के टाइम पे थी, वो उसके आसपास। तो इसमें जो है बेसिकली बात की गई थी कि ये जो आइस एज है ये अपने आप में इसकी 4 फेजेस थी, एंड दीज 4 फेजेस वर इसको ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा फास्ट भी बोल रहा हूँ और जल्दी बोल रहा हूँ। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि दिस इज नॉट फॉर बिगिनर्स, दिस इज फॉर दोज पीपल who are seriously going to attempt this year is prelims. So this this particular ice age period, ये इसकी 4 phases थी। गुंज, so गुंज, then मिंडल, रिस and गुंज, मिंडल, रिस and बोन। गुंज, मिंडल, रिस, बोन, so these are the phases of the ice age. ओके, प्लेस्टोसिन पीरियड के अंदर ही ये सब कैटेगराइजेशन है बेसिकली आइस एज की। तो गुंज, मिंडल, रिस, बोन, इनको ध्यान रखना कि किससे रिलेटेड है, तो दे आर रिलेटेड विद द आइस एज ऑन द अर्थ। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। सो विच आर द फॉलोइंग इज आर द एविडेंस ऑफ सी फ्लो स्प्रेडिंग। अब देखो, सी फ्लो स्प्रेडिंग को जब हमें समझाना है तो उसमें हमें कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहिए, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। So continental drift theory basically, this was given by Alfred Wegener in 1912. Okay, this was given by Alfred Wegener in 1912। और इसमें वैगनर ने बोला था कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ थी, इसमें जो कॉन्टिनेंट्स थे, ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही जगह क्लब थे, एंड दिस कॉन्टिनेंट्स, इनको हमने क्लब करके जो है इसने नाम दिया था पेंजिया। ये पेंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो नॉर्दर्न पार्ट दिस वाज नोन एज लॉरेशिया और द अंगारा लैंड, एंड द सदर्न पार्ट वाज नेम्ड एज गोंडवाना लैंड। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस इंडिया वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, और ये बाद में यहाँ से ब्रेक होके और ये वापस ऊपर आया है यूरेशियन लैंडमास की तरफ। और ये बीच में इस लोकेशन पर जो है देयर वाज सेडिमेंट्स ऑफ टैथिस जो कंप्रेस हुए, और हिमालयन माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। ओके, सो बेसिकली दीज आर सम की पॉइंट्स जो यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो जैसे जब ये इंडियन लैंडमास जब ये मेडागास्कर के पास था, तो यहाँ पे एक वॉल्केनिक हॉटस्पॉट, इसका नाम है रीयूनियन वॉल्केनिक हॉटस्पॉट। उसके टच में आने से इस पूरे डेक्कन प्लेटू पे जो है काफी मोटी लेयर जो है इसकी जो डेवलप हो गई लावा की। ठीक है, दीज आर बेसिकली ट्रैपिन्स। ट्रैपिन्स होते हैं जब स्टेप लाइक यानी स्टेयर फॉर्म में जो है लावा के डिपोजिशनल लेयर्स यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े होंगे तो उसमें यू विल बी फाइंडिंग कि अराउंड इट इज क्लेम्ड दैट अराउंड 2200 मीटर की डेप्थ तक लावा इस रीजन में डिपॉजिट है। तो लावा बेसिकली आया कैसे है, लावा आया है रीयूनियन वॉल्केनिक हॉटस्पॉट से, और वो इंट्रूसिव वो एक वॉल्केनिक लैंडफॉर्म होता है जिसको बोलते हैं डाइक। उस डाइक्स के थ्रू जो है बेसिकली ये लावा ऊपर आया। ये महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, इन कई रीजन में आपको इन डाइक्स के स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। वेल, फिर मैं बोल रहा हूँ कि अब जो बिगिनर होगा, ठीक है ना, जो बिगिनर होगा प्लीज भाई अभी ये तुम्हारे लिए नहीं है। आप देखना चाहते हो आप ये देख लो कि भाई रिवीजन में कैसे करते हैं चीजों को, लेकिन जो है अब इनको लेकर परेशान बिल्कुल मत हो लग जाना, आप लोगों के लिए अलग से चीजें रहेगी। दिस इज फॉर ऑल माई दोज सुपर चैंपियंस जो इस बार प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, आई हैव फुल ट्रस्ट इन यू, आप लोग अच्छा करोगे भैया। सी सेट का ध्यान रखना, एंड जो है देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स। डूज यही है कि अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखो, फिजिकली स्ट्रांग रखो, ठीक है, फिजियोलॉजिकली स्ट्रांग रखो, यानी अपने इंटरनल बॉडी फंक्शंस का इस टाइप पे ध्यान रखो। अपसेट स्टमक, ऐसे बहुत सारी चीजें होने लग जाती हैं, कई तरह के नेगेटिव थॉट्स भी आने लग जाएंगे, उन सबसे कंट्रोल करना है इस पर। ठीक है, ट्रस्ट योर सेल्फ। आपने किसी ने 1 साल 2 साल 2.5 साल भी मेहनत करी है, देयर आर सो मेनी पीपल जो 3 इयर्स तक से प्रिपरेशन कर रहे थे, एंड इस ईयर वो एलिजिबल हुए हैं और एग्जाम दे रहे हैं। तो ट्रस्ट योर सेल्फ, बहुत चीज आपने पढ़ी है, दिस इज जस्ट अ क्विक रिवीजन।
सो आगे मूव करते हैं गाइज। सो जियोलॉजिकल टाइम्स के बाद हमने सॉरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करी। तो वैगनर ने थ्योरी दिया था, एल्फ्रेड वैगनर ने, और इसने बोला था कि इसके लिए कुछ एविडेंसेस भी दिए थे। पेलियोन्टोलॉजिकल एविडेंस था जिसमें उसने फॉसिल्स के एग्जांपल दे दिए थे, ग्लेशियल एविडेंसेस दे दिए थे, प्लास्टर डिपॉजिट्स के एग्जांपल दे दिया था। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ये जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हें बाय डिफॉल्ट याद आना भी स्टार्ट हो गया होगा। प्लास्टर डिपॉजिट का एग्जांपल दिया था, ग्लेशियल एविडेंस का एग्जांपल दिया था, जक्सटापोज का एग्जांपल दिया था। ठीक है, ये सारी चीजों को देखना है। फिर उसने फोर्स का रिस्पॉन्सिबल बताया था, उसने बोला था कि जी फोर्स ये थी कि जो है द टाइडल फोर्स ऑफ मून या द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड मून, और दूसरा जो है पोल फ्लिंग फोर्स जो अर्थ रोटेट कर रही है, तो उस रोटेशनल फोर्स की वजह से जो है ये कॉन्टिनेंट्स दूर दूर मूव करना स्टार्ट कर दिए। तो टाइडल फोर्स हो गया और पोल फ्लिंग फोर्स हो गया, इनका ध्यान रखना। देन आगे मूव करते हैं गाइस, जल्दी से चलते हैं थोड़ा सा। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद प्रॉब्लम ये आई थी कि वो थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी, और थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी तो लोगों ने कहा कि यार इसने तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर दिया लोगों का, और जो है पता नहीं कौन सी थ्योरी इसने दे दी। तो बाद में इस पर्सन की डेथ हो जाती है एक एक्सीडेंट में, और फिर उसके कुछ फॉलोअर्स बन जाते हैं, उनमें एक फॉलोअर था हैरी हेस, और उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली सी फ्लोर स्प्रेडिंग कॉन्सेप्ट में इसने बोल दिया था जो मिड ओशनिक रीजन होते हैं, ये जैसे मिड अटलांटिक रिज हो गया या ऐसे कई जो मिड ओशनिक रीजन होते हैं, ये ओशियन के फ्लोर पर कुछ लीनियर वोल्केनोज होते हैं जो लगातार यहाँ से जो है मैग्मा इरप्ट होता रहता है। ओके, और उसी के कंटेक्स्ट में इसने जो है सी फ्लो स्प्रेडिंग दिया था कॉन्सेप्ट अपना, और ये सी फ्लो स्प्रेडिंग को इसने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया था बाय द हेल्प ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसमें से क्या हुआ था कि ये हो गया था यहाँ जी कॉन्टिनेंट मतलब अर्थ के अंदर कुछ फोर्सेस तो है जिससे लैंड मास शिफ्ट हो सकता है, खिसक सकता है, तो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि कॉन्टिनेंट्स भी इसी वजह से शिफ्ट हुए। वेल अल्टीमेटली क्या होता है, रिजल्टेंट क्या रहता है? वेल इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है ये। ठीक है, अल्टीमेट क्या रहता है? अल्टीमेट ये चीज होती है कि फिर एक थ्योरी आ जाती है, उसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। लेकिन इसी टाइम पे एक और थ्योरी थी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, ये आर्थर होम्स ने दिया था 1928-29 के आसपास इसने थ्योरी दिया था। और इसने बोला था कि हमारे जो अर्थ है उसके मेंटल वाले पोर्शन से जो है बेसिकली ये कुछ मेंटल प्लूम्स, कुछ करंट्स जो है जनरेट होती हैं, वो थर्मल डिफरेंस से जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से मतलब उसने बस इतना बोला था कि थर्मल डिफरेंस की वजह से जो है ये करंट्स जनरेट होती हैं। अब ऊपर जाके जहाँ पे ये करंट्स डाइवर्ज हो रही होंगी वो लैंड मास को भी डाइवर्ज कर देंगी, जहाँ पे कन्वर्ज हो रही है वहाँ पे ये इस लैंड मास को भी कन्वर्ज कर देंगी, जैसे कि इस एनिमेशन में इसको भी दिखा देता हूँ तुम्हें। यस, सो दिस इज मेंटल प्लूम, ये कैसे काम कर रहे हैं, दिस इज मेंटल प्लूम। So this is how it is working, and this mental plume it has the potential कि ये जो है बेसिकली लैंड मासेस को जहाँ पे ये डाइवर्ज हो रहा है वहाँ पे शिफ्ट कर देगा, और ऐसे जहाँ पे भी ये जो है कन्वर्ज हो रहा होगा, दिस इज द मेंटल प्लूम। तो जहाँ पे भी कन्वर्ज होगा वहाँ पे ओवरलाइंग लैंड मासेस जो है आपस में कन्वर्ज हो रहे हैं। तो मेंटल प्लूम ध्यान रखना, आर्थर होम ने दिया था, और ये जनरेट कहाँ पे हो रहा है? ये जनरेट हो रहा है मेंटल पोर्शन में, इट इज गेटिंग जनरेटेड इन द पोर्शन ऑफ मेंटल ऑफ द अर्थ। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूंगा, सो द कन्वेक्शन करंट्स आर प्रेजेंट इन द एंटायर मेंटल एंड कोर पोर्शन, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए, वन ओनली। मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे फोकस क्वेश्चन के साथ साथ मैंने क्वेश्चन को इसलिए रखा है ताकि थोड़ा मैं क्वेश्चन के बारे में भी बात कर लूँ, लेकिन साथ के साथ एसोसिएटेड टॉपिक्स, यानी एक क्वेश्चन कर रहा हूँ लेकिन मैं चार पांच टॉपिक्स को यहाँ पे साथ के साथ डिस्कस करना चल रहा हूँ। वेल तो मेंटल ये सॉरी कन्वेक्शन करंट थ्योरी आया, उससे पहले सी फ्लो स्प्रेडिंग कॉन्सेप्ट आ गया, एंड अल्टीमेटली फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है कि हमारी जो अर्थ है ये कई सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है, और ये जो प्लेट्स है ये इन्हीं कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से लगातार मूव कर रही है। ठीक है, these plates are in continuous movement because of these convectional currents, so this is the plate tectonic theory। तो हमारी जो अर्थ की जो थ्रस्ट है बेसिकली ये कई सारे फ्रेगमेंट में टूटी हुई है। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या क्या देना है, देखो पूरी थ्योरी तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या क्या देना है, पहली बात तीन तरह की प्लेट्स होती है। ठीक है, कन्वर्जिंग प्लेट, डाइवर्जिंग प्लेट एंड ट्रांसफॉर्मिंग प्लेट। देन इनकी वजह से एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स, यानी कन्वर्जिंग लैंडफॉर्म होगी तो उससे क्या क्या बन जाएंगे, उससे जो है फोल्डेड माउंटेन रेंजेस बन जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रॉकीज माउंटेन रेंज, एंडीज माउंटेन रेंज, हिमालयन माउंटेन रेंज। इसी तरीके से डाइवर्जिंग लैंड मासेस जहाँ पे होंगे या डाइवर्जिंग प्लेट जहाँ पे होंगे वहाँ पे रिफ्ट वैली बनने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से जो ट्रांसफॉर्मिंग प्लेट है, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्लेट में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मिंग प्लेट में बहुत हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक जनरेट होंगे। ठीक है, जैसे कि तुर्की का जो अर्थक्वेक था ये जनरेट हुआ था बिकॉज यहाँ पे जो प्लेट्स थी वो टकराई भी नहीं थी, वो दूर भी नहीं गई थी, रादर वो एक दूसरे की तरफ
इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई थी। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्लेट, देन कन्वर्जिंग प्लेट, ये टकरा रही प्लेट, एंड डाइवर्जिंग प्लेट, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो एंडीज रेंज है, रॉकीज रेंज है, इन रेंजेस में कन्वर्जेंस हुआ यहाँ पे भी। और यहाँ पर क्या होता है कि कई सारी वॉल्केनिक माउंटेन्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। अलास्का फेमस एज द, यू नो, इट इज फेमस एज वैली ऑफ थाउजेंड स्मोक्स, देन कोटोपैक्सी वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो। सो बेसिकली रॉकीज माउंटेन रेंज जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, एंडीज माउंटेन रेंज जो कि साउथ अमेरिका में है, इनमें कई सारे वॉल्केनोस मिल जाते हैं। लेकिन हिमालय में हमें कोई वॉल्केनो नहीं मिल रहा है। हिमालय में हमें कोई वॉल्केनो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लेट्स कॉन्टिनेंटल है, एंड दोनों प्लेट्स मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इंडियन प्लेट है वो हॉरिजॉन्टली हिमालयन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, स्लाइड हो रही है वो हिमालयन प्लेट के नीचे हॉरिजॉन्टली। तो इससे क्या होता है बेसिकली, जैसे प्लेट का कोलिजन हुआ तो यहाँ पे ये जो है लैंड मास, जो भी सेडिमेंट्स थे कंप्रेस हुए, एंड ये फोल्ड्स में डेवलप हो गए। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इस पर्टिकुलर हिमालयन लैंडफॉर्म उसकी, तो हिमालयन रीजन में आप देखोगे तो ये जो दिस पर्टिकुलर लैंड मास, ये स्लाइड हुआ है, ये यूरेशियन प्लेट से टकराया है, लेकिन यहाँ पर ये इसकी एकदम पैरेलल, इसकी एकदम पैरेलल यहाँ पे इसके नीचे स्लाइड हुआ है, ठीक है। ये इसके एकदम पैरेलल नीचे स्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे क्रस्ट डबल हो गई है, क्रस्ट डबल हो गई है। तो क्या हुआ है कि वॉल्केनिक सोर्स कट गई है यहाँ पे। दूसरी चीज यही रीजन है कि अभी भी जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस है उनकी हाइट लगातार इंक्रीज हो रही है। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रस्टल डबलिंग। जो इंडियन प्लेट है वो लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे लगातार सबडक्ट हो रही है और उसको ऊपर थ्रस्ट दे रही है। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर क्वेश्चन रहता है कि व्हाई देयर इज नो वोल्केनो, सो बोथ प्लेट्स आर कॉन्टिनेंटल इन नेचर, ठीक है, एंड द प्लेट इज हॉरिजॉन्टली सबडक्टिंग बिलो द यूरेशियन प्लेट, देन व्हाई द हाइट इज स्टिल इंक्रीजिंग, सो बिकॉज ऑफ द थ्रस्ट exerted by the Indian plate below the यूरेशियन प्लेट, ठीक है। साथ के साथ ये भी ध्यान रखना कि हिमालयन माउंटेन रेंज में कई जगह पे नीचे जो है बेसमेंट रॉक जो मिलता है, जो बेस रॉक मिलता है, वो इग्नियस रॉक का मिलता है। तो इग्नियस रॉक यानी जैसे काराकोरम माउंटेन रेंज, सो दे आर ऑफ द वॉल्केनिक ओरिजिन। तो ऐसा कैसे हो गया, ये इसलिए हो गया क्योंकि इंडियन प्लेट से पहले इस लैंडमार्क से यूरेशियन प्लेट से जो टकरा रहा था वो इसका ओशनिक पार्ट था। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये पार्शियली ओशनिक है, पार्शियली कॉन्टिनेंटल है। तो इसका ये जो ओशनिक पार्ट टकरा रहा था ये यहाँ पे मेल्ट हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे इस टाइम पे ये वॉल्केनिक रेंजेस देखने को हमें मिलती है, वॉल्केनिक ओरिजिन वाले माउंटेन्स। वेल, हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बात कर लिया, हमने बात कर लिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, राइट। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं फिर और क्या टॉपिक इसमें आ जाते हैं हमारे, क्या बोलते हैं। सो नेक्स्ट, serrated ridges deflation follows pedestal rocks and lapids। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि मैंने आपको जियोमॉर्फोलॉजिकल लैंडफॉर्म्स कराए होंगे, जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म्स यानी एओलियन लैंडफॉर्म्स, देन आपको मैंने जो है ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स कराए थे, कार्स्ट टोपोग्राफी कराई थी, होप यू रिमेंबर ऑन दिस, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ लैंडफॉर्म का नाम लिख दिया, दूसरी तरफ कि किस लैंडफॉर्म से या किस चीज से बना है। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन बहुत काम के रहते हैं, और ये बेसिकली जो वो क्वेश्चन है जो सिर्फ सीरियस कैंडिडेट ही इसको अटेम्प्ट कर पाता है, जिसने पहले इसको अच्छे से थॉरोली पढ़ा है, ठीक है। डिफ्लेशन हॉलो है, तो डिफ्लेशन हॉलो जो है बेसिकली डिफ्लेशन एक्शन जो है डेजर्ट्स में देखने को मिलेगा, और डेजर्ट्स में डिफ्लेशन होता है वो विंड एक्शन से होता है। तो सेकंड पेयर यहाँ पे देखोगे तो ये जो है इन मैचिंग होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है चीज थोड़ा आप लैंडफॉर्म्स को एक स्टडी कर सकते हो। और इस वक्त लैंडफॉर्म कैसे बन रही है वो नहीं देखना, बस आपको देखना है डिपोजिशनल फीचर एंड इरोजनल फीचर। जैसे ग्लूप या ब्लो होल, तो ये जो है ये मैरीन या कोस्टल लैंडफॉर्म फीचर हो गया। ऐसे मान लो स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, दीज आर द कार्स्ट टोपोग्राफी, ठीक है। इसी तरीके से लेट्स से दे आस्क्ड अबाउट द मियांडर्स, दे आस्क्ड अबाउट द ऑक्सबो लेक, लेट्स से दे आस्क्ड अबाउट नेचुरल लीवीज, ब्लफ, तो ये कौन से लैंडफॉर्म्स हो गए, तो ये जो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स हो गए। इफ दे आस्क्ड अबाउट द मोरेन्स, इफ दे आस्क्ड अबाउट नुनाटक्स, अगर ऐसी चीज के बारे में बात करें तो दैट्स मीन दे आर आस्किंग अबाउट द ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। तो बस आपको नेम पढ़ने से पूरी चीज नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। वैसे कोशिश करना कि चीजें पढ़ी हुई हो, शॉर्टकट्स इस टाइम पे तो बिल्कुल भी मत करना। लेकिन जो है यस, मैं उम्मीद ये करके चल रहा हूँ, मैं चीजें बोल रहा हूँ कि बस नाम पढ़ लो किससे रिलेटेड है, तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने पहले इसको थॉरोली 7-8 बार 10 बार अच्छे से थॉरोली पढ़ा है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी यहाँ पर जो थ्री पेयर्स ऑफ करेक्टली मैच है, डिफ्लेशन हॉलो है बेसिकली इट इज क्रिएटेड बाय विंड एक्शन। Then, which of the following statement is are correct with respect to plutonic rocks? अब plutonic rocks है तो बेसिकली ये बनते हैं ग्रेटर डेप्थ पे अर्थ क्रस्ट में,
जब वॉल्केनिक मैग्मा अर्थ की सरफेस के नीचे से ऊपर आ रहा है, तो अर्थ के इस क्रस्ट के अंदर में कई जगह खाली स्पेसेस होते हैं जहाँ पे ये मैग्मा इंट्रूड कर जाता है, यानी एंटर कर जाता है, वहाँ पे वो कूल होकर सॉलिडिफाई होकर हार्ड रॉक्स बना देता है, जिनको प्लूटोनिक रॉक्स कह देते हैं. So these are igneous rocks formed at some depth in the earth crust. They have cooled and solidified at fast pace so that large, easily recognized crystals have been able to form. देखो किसी भी रॉक में, igneous रॉक में क्रिस्टल्स तब बनेंगे, वेल डेवलप्ड क्रिस्टल्स तब बनेंगे जब उसकी कूलिंग जो है बहुत ही स्लोअर पेस पे हुई हो. अगर बहुत फास्ट पेस पे हो जाएगी तो उसमें क्रिस्टल्स अच्छे से नहीं बन पाएंगे. गहराई में जो प्लूटोनिक रॉक्स होते हैं, इनकी कूलिंग बहुत लंबे टाइम में होती है. ठीक है, इट में टेक सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. तो बेसिकली उसकी कूलिंग बहुत स्लोली होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनमें बहुत अच्छे क्रिस्टल बन जाते हैं. तो फास्ट पेस में स्लो पेस बेसिकली होगा. सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट वाला इज करेक्ट. सो आंसर इज ऑप्शन ए. ठीक है, नेक्स्ट. देन यहाँ पे हाँ, अब ये रॉक्स में आ गया. तो रॉक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है? यू हैव टू स्टडी इग्नियस रॉक. ठीक है, मैं रॉक्स के बारे में बात करता हूँ. यू हैव टू स्टडी अबाउट द इग्नियस रॉक, यू हैव टू स्टडी अबाउट सेडिमेंटरी एंड द मेटामॉर्फिक रॉक. अब मेटामॉर्फिक में मतलब इन टोटल रॉक साइकिल याद होनी चाहिए आपको. रॉक साइकिल के बारे में बात किया था. सेडिमेंटरी रॉक में एक बात ध्यान रखना कि मतलब इग्नियस में और मेटामॉर्फिक में आपको फॉसिल्स नहीं मिलेंगे. इन रीजन्स में आपको फॉसिल फ्यूल के रिजर्व्स मिलने के चांसेस नहीं मिलेंगे. लेकिन जहां पे आप बात करेंगे सेडिमेंटरी रॉक्स की, तो सेडिमेंटरी रॉक्स में यू विल बी हैविंग फुल चांसेस टू गेट मैक्सिमम चांसेस बेसिकली टू गेट फॉसिल्स एंड द फॉसिल फ्यूल्स. ओके, 100% कह रहे कि एकदम मिलेगा ही नहीं, ये पॉसिबिलिटी आज के कंटेक्स्ट में बहुत रेयर हो जाती है, स्पेशली अगर कहीं पे मेटामॉर्फिक रॉक है, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक तो सेडिमेंटरी रॉक से भी मेटामॉर्फोज होकर जो है बन सकता है. वेल, सो आंसर इसका मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन ए. अब रॉक्स के अलावा वेदरिंग की बात करते हैं. वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग इज द मैकेनिज्म जहाँ पे रॉक्स का इन सीटू डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी कोई रॉक अपने प्लेस पे रहकर स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है. अब वेदरिंग तीन तरह की होती है. नंबर वन इज फिजिकल वेदरिंग, नंबर टू इज केमिकल वेदरिंग, नंबर थ्री इज बायोलॉजिकल वेदरिंग. फिजिकल वेदरिंग होती है जैसे एक्शन ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, इन सब चीजों से हो गया. केमिकल वेदरिंग हो गई केमिकल रिएक्शन की वजह से, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, कार्बोनेशन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है. याद होगा ना, मैंने बताया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ पे रॉक्स में आयरन कंटेंट ज्यादा होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ग्रेजुअली उसमें जंग लग जाती है, तो वो रॉक ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है. और ऐसे ही मैंने आपको बताया था अबाउट द बायोलॉजिकल वेदरिंग की. पीपल ट्री था, पीपल ट्री जो है रॉक्स को ब्रेक कर देता है, उसकी रूट्स रॉक्स के अंदर बहुत गहराई तक पेनिट्रेट कर जाती हैं. एंड ऐसे ही देयर आर सेवरल एनिमल्स जो बरोइंग करते हैं, यानी लैंड फॉर्म पे खुदाई उदाई करके अपने घर वगैरह बनाते हैं, हैबिटेट्स बनाते हैं. तो बेसिकली इन सब केसेस में क्या होता है बेसिकली कि रॉक्स के स्ट्रक्चर वीक हो जाते हैं. तो यहाँ की बात करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, 1 2 3 4. अपवेलिंग यहाँ पे लिखा है, अपवेलिंग नहीं होगा. लिथिफिकेशन, कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन, हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन. सो दीज आर द प्रोसेसेस. नेक्स्ट. तो वेदरिंग की हमने बात की, सीपेज ऑफ वाटर, थर्मल स्ट्रेस, प्लांट रूट पेनिट्रेशन एंड फ्रॉस्ट एक्शन. तो ये चारों ही बेसिकली जो है वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद. विच आर द फॉलोइंग इज आर द केमिकल वेदरिंग प्रोसेस. तो मैंने भी आपको बताया सॉल्यूशन, वाटर प्रेशर, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन. तो बेसिकली वाटर प्रेशर को डालते हैं, सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, ये यहाँ पे हो जाएंगे. ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा. लेकिन जैसे वाटर प्रेशर को भी, सॉरी, ये हो गया आपका ऑप्शन डी 1 3 एंड 4, दैट इज सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन एंड कार्बोनेशन. सो आंसर इज ऑप्शन डी. So next question पे रहेगा इस क्वेश्चन नंबर 10 हो गई है. Which of the following is the assumptions of the theory of continental drift? So all the continents of the earth formed a single continental mass, जिसको Pangaea बोला था. Ocean existed in form of huge undercurrents as slowly advancing groundwater. अब ये देखो, जिससे पढ़ा हो इमीडिएटली इसको देख लेगा कि क्या है ये. The tilt of the earth was such that Coriolis force acted upon the wind system present on earth. तो बेसिकली इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही होगा. पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट था. वैगलर ने इतनी सब बातें ऐसे कुछ बोली नहीं थी. तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं. ऑप्शन ए इज द आंसर. वेल, बात ये कि यहाँ पे ट्रैप करने के लिए क्वेश्चन को कई तरह से दे सकते हैं. क्लाइमेटोलॉजी में दूसरे सीरीज में भी करूंगा, क्योंकि वीडियो छोटी छोटी बनानी है, क्योंकि हॉटस्पॉट, मोबाइल हॉटस्पॉट यूज करके मुझे जो है सेशन अपलोड करने हैं. वेल गाइस, इसके अलावा वॉल्केनो में ध्यान रखना, वॉल्केनो के लैंड फॉर्म्स. ठीक है ना, वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स ध्यान रखना. तो इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म होती है, एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स होती है. इंट्रूसिव में यार अपना बैथोलेट, लोपोलेट, लैक्रोलेट, फैकोलेट, सिल, शीट, डाइक, ये बताए थे मैंने आपको. देन मैंने वॉल्केनोस भी आपको बताए थे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ periodicity of eruption. पहला एक्टिव वॉल्केनो था, दूसरा डोरमेंट वॉल्केनो था, एंड थर्ड इज बेसिकली दिस डेड वॉल्केनो. तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में तीनों टाइप के वॉल्केनोस मिल जाएंगे. हाँ जी, बिल्कुल मिल जाएंगे.
तो एक्टिव वॉल्केनो की बात करेंगे तो वी हैव द बैरन वॉल्केनो, बैरन आइलैंड। देन डॉर्मेंट की बात करेंगे तो वी हैव दिस नारकुंडम आइलैंड। एंड इसी तरह से जब हम डेड वॉल्केनो की बात करेंगे तो डेड वॉल्केनो में लोकतक लेक काल्डेरा का एग्जांपल है। काल्डेरा यानी जब जो वॉल्केनिक कोनस का माउथ काफी ब्रॉड हो जाता है, तो इसको हम जो है काल्डेरा बोलते हैं। इसी तरीके से जो है बाकी चीजों की बात करते हैं, तो बाकी चीजों में अ, जैसे माउंट गिरनार, ठीक है, माउंट गिरनार का रीजन हो गया, डीनोधर हिल्स, तोशम हिल्स, ये हरियाणा के पलवल के आसपास के रीजन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सब जो है बेसिकली एंशियंट वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स है सारे के सारे ये। वेल सो गाइस, जियोमॉर्फोलॉजी में जो काम की चीजें थी वो है यहाँ मैंने बता दिया आपको। लेकिन फिर भी हो सकता है कि मैं इस क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है, मतलब मैं चाहता हूँ कि आपका मैं कम से कम टाइम लूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिल जाए, बट स्टिल हो सकता है कोई चीज़ मिस हो गई तो प्लीज़ मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है, टेलीग्राम पे है, आप मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम, या उसका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो चीज़ों को। बट बी वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है, बी वेरी कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, योर गुरुज ब्लेसिंग, एंड योर ट्रस्ट ऑन गॉड। बेसिकली गॉड मतलब ये भगवान ही है जो सब कुछ करते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो भगवान पे भरोसा रखिए, पूरा अच्छे से अपनी मेहनत पे भरोसा करो, एंड जो है जस्ट क्रैक इट, ठीक है ना, अच्छे से उसको फोड़ डालना है और बढ़िया से फिर हम जो है आगे फिर मेंस के लिए प्लानिंग करेंगे फिर। गाइस थैंक यू सो मच, वॉच इट, जब तक आप ये खत्म करोगे क्लाइमेटोलॉजी का सेशन भी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच।